नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की नई कहानी मेरी ज़ुबानी पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतने दिल से मुझे प्यार मोहब्बत दी है। और मैं भी यार जो भी समय मुझे महसूस होता है, जिस तरह करता हूँ, इस सब के लिए थैंक यू सो मच। और मेरा एक-एक सब्सक्राइबर मुझे बहुत प्यारा है। सो आइए सपोर्ट कीजिए एंड इसी तरह मोटिवेट कीजिए कि ताकि मैं ऐसे ही कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो दोस्तों, बहुत सारी कहानियाँ हमने सुनाई है जिसके अंदर हमने पुलिस को हमेशा कोसा है, बोला कि यार काम नहीं करते, या तो ये फट्टू है, या ये दे डोंट वर्क टू देयर पोटेंशियल, या ये काम चोरी करते हैं, टाइम पे नहीं पहुँचते, ये कोई अपने स्पेशल एफर्ट नहीं लगाते कोई केस को सॉल्व करने में। लेकिन आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। एक एक एसपी जिसने सही समय पर महसूस किया, सही समय पे मेहनत की, उनकी टीम लेकर आई मेहनत, और उस मेहनत के वजह से एक केस सॉल्व हो पाया। तो कहानी जो है 2014 की है, बट मैं 2014 नहीं कहूँगा, मैं आपको कहूँगा 7 मार्च 2024। जो 7 मार्च 2024 है, उसके अंदर एक लोअर कोर्ट ने एक जजमेंट पास की जिसके अंदर 9 लोगों को कन्विक्ट किया गया ट्रिपल मर्डर केस के लिए। और उस ट्रिपल मर्डर केस में 8 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई, यानी सजाए मौत, हैंग अंटिल डेथ। और एक जो इंसान था जो कि सुनार था, जिसकी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली कत्ल में नहीं थी, बट उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंट माना गया और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी जो है 2014 को शुरू होती है। 2014 रविकांत मिश्रा एक इनकम टैक्स ऑफिसर जो कि बरेली में रहते थे अपने परिवार के साथ, और परिवार में इनकी माताजी, इनके भाई और इनकी भाभी रहती थी। रविकांत जी ने अभी तक शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से वो अभी एक फ्री बर्ड थे। और ये परिवार पूरा खुशी हंसी खुशी रहता था, भैया भाभी माँ। तो 23 सो 22 अप्रैल 2014 एक ऑफिशियल ट्रिप के सिलसिले में रविकांत जी जो हैं वो बरेली से आगे 2-3 शहर आगे वो एक शहर में जाते हैं और अपने परिवार को कहते हैं कि मैं कल सुबह आ जाऊंगा, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। तो माँ से मिलने के बाद, भाई भाभी से मिलने के बाद वो काम को निकल जाते हैं। अब उनको 23 अप्रैल को आना था। अब 23 अप्रैल को सुबह सुबह निकलने से पहले सोचा कि पूरे परिवार को खबर दे दूं कि मैं निकलने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो फ़ोन उठाते और अपनी माताजी को कॉल करते हैं। माताजी फ़ोन नहीं उठाती, तो थोड़ा सा उनको लगता है यार क्या हो गया कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद फिर अपने भाई को फ़ोन किया, घंटी जा रही है लेकिन कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है। अब सोचा हो सकता है कि भैया बिज़ी होंगे, तो भाभी को कॉल किया। भाभी की भी फ़ोन की घंटी जा रही है लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब इनका मन थोड़ा बैठ गया था कि पता नहीं क्या बात है कि तीनों का फ़ोन रिंग हो रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। कि घर पे कोई फ़ोन उठाता नहीं है, तो अपने पड़ोसी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जाइए एक बार देखिए कि मेरे घर पे फ़ोन क्यों नहीं कोई उठा रहा है। तो जनरली लोग उनकी बात सुनते थे और इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा था लोगों के साथ। तो पड़ोसी जाता है और घर पे जाके देखता है दरवाज़ा अंदर से बंद है, खटखटा रहे हैं, कोई उठा नहीं रहा है। उसने शोर लगाया लेकिन कोई नहीं उठा रहा। तो फिर वो जाकर इनको कहता है कि घर पे तो कोई नहीं है और आवाज़ भी जा रही है लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, ना कोई कुछ कर रहा है, कोई घर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। तो रविकांत जी का मन बैठ गया कि क्या हुआ, एक साथ सबका फ़ोन रिंग तो हो रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। अब उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम जल्दी घर पहुंचते हैं। वहाँ से उन्होंने अपना काम निपटाया और इमीडिएटली बरेली की तरह आ गए। बरेली वो करीबन 11:30 बजे पहुंचते हैं। पहुंचते ही घर के तरफ रवाना होते हैं।
जैसे घर पहुंचते हैं तो वहाँ का मंजर देखकर पहले तो वो देखते हैं कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, कोई आवाज़ नहीं है। वो भी वही काम करते हैं जो पड़ोसी ने किया, उन्होंने खटखटाया, चिल्लाया, शोर मचाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो वो पीछे की तरफ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही देखते हैं कि वहाँ एक खिड़की थी, खिड़की को ज़बरदस्ती किसी ने काटा है। काटने के बाद फिर ये काटने के बाद वो फिर देखते हैं कि आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि दरवाज़ा की कुंडी टूटी हुई है। फिर अंदर दरवाज़ा खोलते हैं, धक्का मारते ही सीधे जाते हैं। घर के अंदर दाखिल होने के बाद वो वहाँ का मंजर देखकर खुद सकपका जाते हैं, उनकी चीखें निकल जाती है। वो देखते हैं कि उनकी माताजी सीढ़ियों पे गिरी हुई हैं और चारों तरफ आसपास खून फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। माताजी को चिल्लाते हैं, चीखते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं, क्योंकि उनकी माताजी ऑलरेडी उनका देहांत या उनका कत्ल हो चुका था, उनकी जान बची नहीं थी। अब वो ऊपर भागते हुए भैया भाभी चिल्लाते हुए ऊपर जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि भैया भी इसी तरह बिस्तर पे लेटे हैं, उनके भी गर्दन पे कट के निशान है, बस बिस्तर पे खून ही खून। भाभी भी ऐसे ही। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इनकी बात सुन के पड़ोसी भी घर में आ जाते हैं और घर का मंजर देखते हैं कि एक इनकम टैक्स ऑफिसर के घर में 3-3 कत्ल और लोगों को कोई खबर नहीं, कोई क्लू नहीं कि कब कौन कब क्या आया, कुछ मालूम नहीं। इसी में लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भागते हुए आई, क्योंकि एक इनकम टैक्स ऑफिसर एक सरकारी घर में 3-3 खून, ट्रिपल मर्डर केस। तो अब ये केस बहुत बड़ा हो चुका था, क्योंकि इनमें एक इनकम टैक्स ऑफिसर की फैमिली इन्वॉल्व थी। आला अधिकारी भी मौके पे पहुंचे। उसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। आसपास के लोग में जब पुलिस आती है तो देखती है कि घर का माहौल अस्त व्यस्त है, इधर उधर जहाँ भी देखिए। तो पहला तो जो शक जाता है लोगों को, वो जाता है कि ये हो ना हो लूटपाट की वजह से ये कत्ल हुआ है। और इसमें ना एक जो मेन मुख्य था कि इसमें सारे दस्तावेज वैसे के वैसे थे, लेकिन घर से जो थे गहने थे, पैसे थे, जो कीमती सामान था, वो सब गायब था। अब जिसकी वजह से पुलिस इसको एक लूटपाट और मर्डर के एंगल से देख रही थी। उसके बाद पुलिस जो है एसपी साहब को बताती है, हाँ सॉरी, लोगों ने सबसे एक दूसरे से पूछताछ की कि क्या कोई दुश्मनी थी किसी के साथ, कोई रिलेशन ऐसा ख़राब था जिसमें हो सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर है किसी की दबिश दी है तो होगा कोई दुश्मनी। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। पड़ोसी भी कहते हैं नहीं, परिवार बहुत अच्छा था, सबके साथ समन्वय था, सबके साथ भाव प्रेम अच्छा था, तो दुश्मनी का कोई एंगल तो था नहीं। अब बड़ी दुविधा थी पुलिस के लिए कि ये केस तो सॉल्व करना है, लेकिन करे तो करे कैसे, फुल क्लू कोई मिल नहीं रहा था। उसी समय वहाँ के जो एसपी थे बहुत यंग और डायनेमिक थे, करीबन 35 साल की उम्र थी, नाम नहीं बताऊंगा। और उनकी हार्दिक इच्छा थी कि ये केस को सॉल्व किया जाए। जो नॉर्मल तरीके हैं, नॉर्मल हथकंडे हैं, उस समय सीसीटीवी का उतना चलन नहीं था, तो हर घर में सीसीटीवी नहीं थी जैसे कि आजकल है कि हर एंगल पे सीसीटीवी होता है और आप चाहें तो वो केस सॉल्व हो जाता है। बहुत बहुत केसेस में सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज ही निकाली जाती है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, कोई सुराग मिल नहीं रहा। 2 से 3 दिन हो गए। अब जो एसपी साहब थे उन्होंने कहा कि चलो अभी नॉर्मल हथकंडे अपनाते नहीं, इससे हम डिफरेंट हथकंडे अपनाते हैं। तो अपनी वेशभूषा बदल के, पुलिस का यूनिफॉर्म हटा के वो निकल जाते हैं बाजार के तरफ, इनके घर के आसपास, और पूछताछ करते हैं कि हाँ किसी ने कुछ देखा क्या, कुछ मिल जाए। लेकिन कोई भी मतलब कहते हैं सफलता नहीं मिलती। अब ये भटकते रहते हैं। एक दिन हो गया, कुछ क्लू नहीं मिला। इसी तरह 2-3 दिन गुजर के फिर एक दिन जब एसपी साहब मार्केट में घूम रहे होते हैं तो एसपी साहब को एक उनके ही महकमे के लोग ने बताया, एक कांस्टेबल बताता है कि सर
जिस तरह का ये कत्ल हुआ है, हो ना हो, ये बिक्री गैंग का ही स्टाइल है करने का। अब बिक्री गैंग जो है इसी पैटर्न में काम करता है कि जिस घर में चोरी करता है वहाँ कोई सुराग नहीं छोड़ता, लोगों को मर्डर कर देता है। अब बिक्री गैंग जो थी उसके सदस्यों को कोई जानता नहीं था। अब इंस्पेक्टर साहब अब एसपी साहब अब फिर दूसरी बार निकलते हैं, इस बिक्री गैंग के लोगों से चेक करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। एसपी साहब मार्केट में घूम रहे होते हैं तो एसपी साहब को एक उनके ही महकमे के लोग ने बताया, एक कांस्टेबल बताता है कि सर, जिस तरह का ये कत्ल हुआ है, हो ना हो, ये बिक्री गैंग का ही स्टाइल है करने का। अब बिक्री गैंग जो है इसी पैटर्न में काम करता है कि जिस घर में चोरी करता है वहाँ कोई सुराग नहीं छोड़ता, लोगों को मर्डर कर देता है। अब बिक्री गैंग जो थी उसके सदस्यों को कोई जानता नहीं था। अब इंस्पेक्टर साहब अब एसपी साहब अब फिर दूसरी बार निकलते हैं, इस बिक्री गैंग के लोगों से चेक करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। वो निकलते हैं कि वेशभूषा अपनी पूरी टीम को कहते हैं कि कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, कोई गाड़ी वाला नहीं आएगा। सबको इन्फॉर्म कर चुके थे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी हुलिया इस बार बदल के फिर वापस जाते हैं और घर के आसपास ही सबसे पूछताछ करने लगते हैं। जैसे वो पूछताछ कर रहे होते हैं तो उनकी नज़र एक महिला पे पड़ती है और बहुत देर से वो महिला इनको घूरे जा रही थी। तो इनको थोड़ा सा अटपटा लगा। इन्होंने कहा कि चलो एक बार चेक तो करते हैं कि भैया ये महिला मुझे देख क्यों रही है। तो महिला की तरफ जाते हैं तो महिला थोड़ा सी घबराती है, लेकिन वो खड़ी रहती है वहीं। जब एसपी साहब वहाँ जाते हैं, एसपी साहब से कहते हैं, हाँ जी बताइए क्या हालचाल। मतलब बढ़िया। मतलब कि इस मकान में कौन रहता है। बोले आपको क्या लेना देना, और आप क्या पुलिस वाले हैं। और जैसे ही ये दो क्वेश्चन उसने पूछे, एसपी साहब के दिमाग में कुछ तो यू नो उनको ऐसा लगा कि ये महिला दो क्वेश्चन क्यों पूछी, पुलिस वाले की बात क्यों की इसने। नहीं नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं, बस ऐसे ही जानना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा सकपकाई और उसके चेहरे के जो भाव थे ना, वो एक ऐसे लगते हैं कोई चोरी करता है या कुछ करता है तो उसके मन में एक होता है ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, ये मुहावरा सही है। अब वहाँ से एसपी साहब वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वहाँ के एसएचओ को कहते हैं कि भैया इस घर पे आप निगरानी रखिए, 24 घंटे इस पे निगरानी रखिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस महिला को कुछ ना कुछ जानकारी है। अब जैसे ही एसएचओ को ये ऑर्डर मिलता है, एसएचओ ने अपनी टीम को बिठाई और कुछ लोगों को सादी वर्दी में उस घर के बाहर लगा दिया और उनको कहा कि 24 घंटे इस घर से जो भी खबर निकले, कोई आता जाता क्या क्या है, वो सारा खबर मुझे चाहिए। अब महिला आती है जाती है, कुछ लोग वहाँ भी आते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने पुलिस और एसपी साहब को बताई कि इस घर के अंदर सारे लोग ऐसा लग रहा है जैसे कि डरे हुए हैं और वो कुछ होने का इंतजार कर रहे हैं। तो कहते हैं ठीक है, एक काम करो, इसको अभी भी निगरानी करो, देखते हैं कि और क्या होता है। थोड़े दिन के बाद एक दिन महिला निकलती है और जैसे कि पुलिस का जो रूटीन था और शादी वर्दी में इनके पीछा करते हैं, महिला एक नदी किनारे जाती है, थोड़ा देर इधर उधर देखती है, पुलिस वाले छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ इशारा करती है तो दो लोग आते हैं, एक पुरुष और एक महिला। पुरुष और महिला दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद पुरुष चला जाता है वहाँ से और ये दो महिला एक दूसरे से बात करती रहती हैं। जितने देर में बात करती उतने में पुलिस जो है, जो शादी वर्दी में थे, वो उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद, क्योंकि लेडीज़ भी थी साथ में, पूरे दोनों महिलाओं का तलाशी होती है और तलाशी के दौरान उन्हें एक पर्स मिलता है। पर्स को खोलते हैं, खोलने के बाद उसमें कुछ पैसे होते हैं, लेकिन एक पर्ची होती है।
पर्ची को खोलते हैं, पर्ची पे जो नाम था यो था योगेश मिश्रा और दूसरा पे नाम था पुष्पा देवी। तो फिर उनको जैसे ही पर्स में दूसरी टीम इनके घर पहुंचती है और घर पे की तलाशी ली जाती है। घर पे 4 चांदी के सिक्के मिले और कुछ सामान मिला। अब जो था ये मिलने के बाद पूरी पुलिस जो है उसको पूछताछ करती है, धमकाती है, उसके साथ स्ट्रिक्टनेस बिहेव करती है, तो ये औरतें टूट जाती। तो लूटपाट का जो सामान था वो बताती हैं कि एक नदी के किनारे उन्होंने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद वहाँ उसी के अंदर दफन कर दी थी। उसके बाद वो जो गहने थे वो रिकवर किए गए, इनको पुलिस हिरासत में ली गई, पुलिस थाने लेकर गए। इतने में रविकांत जी को बुलाया गया कि रविकांत जी कुछ सामान मिला है, कुछ लोग पकड़े गए हैं, आप देखिए, कुछ आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो रविकांत जी जैसे ही पर्ची देखते हैं, पर्ची पे उनकी माता जी का नाम था, भाई योगेश का नाम था। मतलब पर्ची के बारे में तो मालूम नहीं, हाँ माता जी को भैया हो सकता है डॉक्टर के पास ले गए हों, लेकिन जब पर्स देखा उसने तो वहाँ कहा कि हाँ ये तो मेरे भाई का पर्स है। तो सबसे पहले पुलिस को पहला जो क्लू मिला था ये पर्स ही जो था सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब औरतों को उन्होंने टॉर्चर करना शुरू किया, अपने हिसाब से पूरी कार्रवाई की। जब पुलिस उनके साथ पेश आ रही थी तो उन्होंने पूरी कुंडली खंगाल दी और अपने पूरे लोगों के नाम बताए, जिसमें से 7 पुरुष थे, 2 महिलाएं थी जो कि ऑलरेडी कस्टडी में है। सारे 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद एक सुनार का भी नाम आया जो 9वां आदमी था, जिसने कि जो गहने थे, जो चोरी के गहने थे, इनसे खरीदे थे, क्योंकि वो 50 रुपये का सामान 100 रुपये का सामान 50 रुपये में खरीद रहा था, तो अपना फ़ायदा देख रहा था। लेकिन ये सोनार को भी पुलिस कस्टडी में ली गई और इसके खिलाफ केस किया गया। केस करने के बाद अदालत ने 2024 में सज़ा सुनाई कि 8 लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे मौत में, किलिंग में, इनको सजाए मौत दी जाए। और जबकि सोनार जो था कि डायरेक्टली मौत में इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ गहने, चोरी के गहने खरीदे थे और जो चोरी किए गए सामान था वो किसी के कत्ल करने के बाद ली गई थी, तो इसे उम्र कैद की सज़ा दी गई। मैं जानता हूँ हो सकता है कि ये ऊपरी अदालत में जाए, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी हुआ अच्छा हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी के लिए। थैंक यू सो मच।